हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस पर ऊपर। तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का जो हिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो फर्स्ट चैप्टर है इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान दोनों क्वेश्चन को आज हम लोग जो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और इसका जो पार्ट 2 आएगा ना उस पर आप लोग का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोग को कराएंगे जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करते जाइएगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग आज कुछ नया सिखाते हैं आप सभी को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, उस क्वेश्चनों को भी बताएंगे और जो क्वेश्चन एग्जाम में आपका सबसे ज़्यादा रिपीट होता है ना, यानी जो पूछा जाता है उसको भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पहले पता होना चाहिए कि टोटल से जो महादेश की संख्या है वो कितना है, तो 7 महादेश है। ठीक है, और उनमें से सबसे बड़ा महादेश है आप लोग का जिसमें हम लोग आते हैं एशिया महादेश में। ठीक है, तो टोटल से कितने महादेश हैं, 7 महादेश। तो इनमें से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इटली एवं जर्मनी जो है ना वर्तमान में अभी के समय जो है ना किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया आप लोग का यहाँ उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है यूरोप और चौथा ऑप्शन यहाँ पे पश्चिमी एशिया। ठीक है, तो इसमें आंसर बताना, तो इसका आप लोग का इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा गो, यूरोप। ठीक है, तो वर्तमान में जो इटली एवं जर्मनी कौन से महादेश में आते हैं, तो यूरोप महादेश में आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एग्जाम में भी पूछा गया है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे सेकंड नंबर है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आप सभी को पहले पता होना चाहिए कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। ठीक है, वियना कांग्रेस जो हुआ था वो हुआ था 1815 में और यहाँ पर से नेपोलियन के युग का अंत हो गया था। तो इसके बाद पूछा गया यहाँ पे कि जो वियना कांग्रेस हुआ ना उसके बाद कौन सा वंश का पुनः स्थापना यानी कि दोबारा स्थापना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, कौन नंबर ऑप्शन है हैब्सबर्ग, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आर्लिया वंश, उसके बाद यहाँ पे बुर्बो वंश, उसके बाद है जारशाही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा गो। ठीक है, क्या हो जाएगा बुर्बो वंश। ठीक है, यानी कि गो नंबर। ठीक है, तो 2 का क्या हो जाएगा गो नंबर। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीट भी होता है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आप लोग का मेजनी से रिलेटेड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ये वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में आप लोग को इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव के अलावे भी जो पूछा जाता है ना बुक से जो ऑब्जेक्टिव वो भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो अगर आप लोग बुक कभी पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया लाल सेना, दूसरा ऑप्शन है कार्बोनरी, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है फिलिक हेटारिया और घो नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है डायट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा को, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी। ठीक है, कार्बोनरी जो एक संगठन था ना उससे क्या था, मेजनी का संबंध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो बताना है कि इटली और जर्मनी जो एक हो रहा था ना उसके विरुद्ध में कौन था, कहने मतलब कौन चाह रहा था कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण नहीं हो, मतलब दोनों एक नहीं हो। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन दिया गया ऑस्ट्रिया, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है परसा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध में कौन खड़ा था, यहाँ पे ऑस्ट्रिया आ जाएगा। ऑस्ट्रिया नहीं चाह रहा था कि ये दोनों कभी एक हो। ठीक है, और परसा जो था सबसे बड़ा राज्य था वहाँ का। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि विक्टर इमैनुअल जो कौन था, एक राजनीतिज्ञ थे, राजनीतिक मतलब एक नेता थे। ठीक है, उसने किसको, काउंट काबूर को कौन से पद पर नियुक्त किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन दिया गया है सेनापति, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस में राजदूत, तीसरा ऑप्शन दिया गया प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है गृह मंत्री। ठीक है, तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने कौन से पद पर नियुक्त किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा गो, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर। तो 5 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आप लोग का रिपीट होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये मतलब कि एक दूसरे से मेजनी का संबंध पूछा जाता है और गैरी वाल्डे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है आपके बुक से। तो ये क्वेश्चन मोस्ट वीआई है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गैरी वाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरी वाल्डी जो था पेशे से क्या था, मतलब करता क्या था। तो पहला ऑप्शन नंबर ए है सिपाही, दूसरा ऑप्शन नंबर दिया गया यहाँ पे किसान, तीसरा ऑप्शन है जमींदार और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है नाविक। ठीक है, तो ये इनमें से क्या था, तो गैरी वाल्डी जो था पेशे से क्या था, एक नाविक था। ठीक है, नाविक। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया लुई 18वां,
उसके बाद दिया है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है नेपोलियन तृतीय, उसके बाद यहाँ पे बिस्मार्क, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राज का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। तो यहाँ तक आप आई होप कि आप लोग को जो 7 ऑब्जेक्टिव करा आप लोग का समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव किस लेवल का हो रहा है, ठीक है। तो आपको जो हमारे डेली एक जैसे कि आप लोग का हिस्ट्री का सेशन आज से स्टार्ट है, तो हिस्ट्री का पहले पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कर देंगे, उसके बाद आप लोग का सब्जेक्टिव आएगा। उसी तरह से इकोनॉमिक्स का स्टार्ट होगा ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव। तो हर एक बुक का जो है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लगातार आप लोग को मिलते रहेगा। अगर फर्स्ट बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लोग का यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आ गया है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में बच्चे लोग इसमें कलर कर दिए हैं, तो आप लोग उसको मत देखिएगा, जो गलत होगा तो हम बोल देंगे कि गलत है, और कौन सही जो सही होगा उसको भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जालवेरिन एक संस्था थी, ठीक है। तो जालवेरिन एक संस्था था, क्या चीज़ का संस्था था। तो पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, तीसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे विद्वानों की, उसके बाद या फिर पादरी सामंतों की, ठीक है। तो जालवेरिन जो संस्था थी वो किसकी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है। किसका यहाँ पे, व्यापारियों की, यानी ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, ठीक है। तो रक्त एवं लोह का नीति का जो अवलंबन किया था किसने किया था। दरअसल हुआ क्या था, ये बुक जो है ना किसी मतलब जो एग्जाम दे चुका है उसका ही है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, मतलब इसको ना पूरा कलर कर दिया है, पूरा कलर कर दिया, तो थोड़ा सा सही भी नहीं लग रहा है उसको बताने में, पर खैर कोई बात नहीं, आप लोग को बस आंसर से मतलब रखना है, ठीक है। तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया मेजनी, दूसरा ऑप्शन है हिटलर, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया बिस्मार्क, चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया विलियम प्रथम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का, बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क ने क्या किया था, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था, ठीक है। तो आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आ गया है। क्या क्वेश्चन यहाँ पे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं 1864, दूसरा ऑप्शन 1866, तीसरा ऑप्शन 1870, उसके बाद चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया यहाँ पे 1871, ठीक है। तो बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर मारा 1871 में, ठीक है। अगर आप लोग चाहें कि देखिए आप लोग के सारा चीज़ है ना आप लोग के बुक में ही रहता है, बाहर से कुछ भी नहीं दिया जाता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर देखना चाहें तो किधर है, देख लेते हैं एक बार जरा सा, फिर आप लोग को बुक में भी दिखा देंगे ना, शायद आप आई होप कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया, एक मिनट, चलो पेन दे। 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 10 मई 1871 ईस्वी को। आप लोग करना क्या, आप लोग को बुक में जो है पेंसिल से इस तरह करके अंडरलाइन कर देना है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोग को मतलब पढ़ने में आसानी हो। तो बार बार पेज उठाएंगे तो उसका मतलब अच्छा नहीं लगेगा, मतलब बताने में इसका फोकस बिगड़ जाएगा ना, तो बार बार फोकस को ठीक करना पड़ेगा। तो खैर आप लोग का कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बीच बीच में आप लोग को बता देंगे कि हाँ कैसे कहाँ से क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा जूम हटा देते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आप लोग को सही से दिख सके, और करना पड़ेगा ना, अरे भाई जल्दी से हो जा। चलो ठीक है, आप 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यूरोप वासियों के लिए, ठीक है। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जन प्रेरणा स्रोत रहा। तो बताना यूरोप वासियों के लिए कौन सा देश जो है ना कि साहित्य का जो ज्ञान और विज्ञान जो प्रेरणा स्रोत रहा, ठीक है। आप लोग का पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है यूनान, उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है तुर्की, और चौथा ऑप्शन लोग का दिया गया इंग्लैंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए SW बहुत आप लोग का तो कितना का टिक भी देख कर कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग को एक कमेंट करना है, प्यारा सा कमेंट, आप लोग कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिए। इसके लिए क्या करना है, आप लोग को आंसर ही कमेंट करना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। तो एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो किस देश के साथ हुई थी। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया तुर्की, दूसरा ऑप्शन है यूनान, तीसरा यहाँ पे हंगरी, उसके बाद यहाँ पे चौथा ऑप्शन है पोलैंड, ठीक है। तो 1800 देखिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे से 2 क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है। पहला कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, 1829 में हुई थी, किसके साथ हुई थी, तो यहाँ पे तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, तो तुर्की के साथ, ठीक है। आप लोग को याद रखना है। तो आई होप कि आप लोग को जो 12 ऑब्जेक्टिव कराए उसमें से एक ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग के लिए SW है, ठीक है। आप लोग को कमेंट करना है, और जो भी मतलब जो 12 ऑब्जेक्टिव बताएं आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे, उम्मीद है कि आगे भी जो बताने वाले वो भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बस आप लोग को वीडियो का अंत तक बने रहना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, ठीक है, ताकि आप लोग को जो है ना कुछ नया सीख सके, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग का देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाता है रिक्त स्थान वाला, ठीक है। तो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन जो आप लोग का बुक में है ना वो आप लोग को दिखाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग का है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरे, यानी पूर्ति करना, क्या उसमें भराएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया, ठीक है, कि जो खाली बॉक्स है कि
डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। तो बताना है यहाँ पे किसके युद्ध में, ठीक है, कौन सा युद्ध में। तो चलिए आप लोग को बुक में थोड़ा सा दिखाते हुए चलते हैं ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे, ठीक है। चलो किधर गया, निकल जाओ जल्दी जल्दी से, देखते हैं, उम्मीद करेंगे जल्दी जल्दी से मिल जाए, आप लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन किधर गया, यहाँ पे देखिए ना, इस प्रकार सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी में पूरा दिख रहा होगा, जर्मनी का उदय हुआ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो पहला का जो ऑप्शन था ना वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेडान आ जाएगा, ठीक है। बार बार थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से करने में क्योंकि स्क्रीन ही इतना जगह पे ही खाली है। तो इसका यहाँ पे पहला में क्या भरा जाएगा, आप लोग को भरना है सेडान, ठीक है। इसको भर नहीं रहे क्योंकि क्या पता फिर से वीडियो कभी बनाना पड़े, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आप लोग का सेडान आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सोडावा का युद्ध, ठीक है, डैश और डैश के बीच हुआ था। तो बताना है कि यहाँ पे सोडावा का जो युद्ध हुआ था ना वो किसके किसके बीच हुआ था। तो आज P14 लिखा हुआ था, पेज नंबर 14 में इसके बारे में, ठीक है। तो सोडावा का युद्ध जो हुआ था ना वो फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। बच्चा थोड़ा सा गलत भरा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो सोडावा का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, फ्रांस और किसके किसके बीच हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें फ्रांस का बुरी तरह से हार हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, शायद देख लेते हैं अगर कुछ हमको लगता है इसमें टिक किए थे कि नहीं, इस क्वेश्चन के बारे में हमको याद नहीं है कि कहाँ पर था नहीं था। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट यहाँ पे क्या, ऑस्ट्रिया ने 1866 में पर्सा के खिलाफ सोडावा में युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया और पर्सा, हमको थोड़ा सा लगा इसमें वो ऑस्ट्रिया इसी में आ जाता था ना, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं ना, ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 में पर्सा के खिलाफ युद्ध सोडावा में घोषणा कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच, ठीक है, ठीक ही भरा था उसने। चलो देख लेते हैं इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सही है इसका। चलिए हम लोग देखते हैं, 1866 में हुआ था, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में हुआ था। आप लोग को ये दोनों चीज याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 18 यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का भी अंत कर दिया। तो कौन सा युग का अंत कर दिया है, तो इसका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, वो हो जाएगा आप लोग का मेटरनिक युग का अंत कर दिया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हुआ था वियना कांग्रेस 1815 में, जिसके बाद नेपोलियन के युग का अंत कर दिया, और वहाँ पर से किसका युग का स्टार्ट होता है, मेटरनिक का। और 1848 का जो फ्रांसीसी क्रांति होता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है आप लोग का, मेटरनिक युग का भी अंत हो जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, वेटिकन सिटी के राजमहल, ठीक है, वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ डैश रहते थे, जो इटली के डैश से बचा रहा है, ठीक है। तो जहाँ क्या होगा, जहाँ पोप रहते थे, ठीक है, जहाँ पोप रहते थे जो इटली के प्रभाव से बचा रहा है, ठीक है। तो वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे, तो यहाँ पे क्या देगा, पोप जो इटली के प्रभाव से बचा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे आप लोग का कितना छोटा स्क्रीन है। चलिए यहाँ पे 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद, तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था, तो आप लोग को पता होना चाहिए 1832 में हुआ था। कितना हुआ था, 1832 में, ठीक है। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डैश को वहां का राजा घोषित किया गया। बवेरिया के शासक, बवेरिया का शासक किसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओटो, ठीक है। बवेरिया का शासक कौन था, ओटो को वहां का क्या कर दिया, राजा बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हंगरी की राजधानी है। तो हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो आप सभी को पता होगा हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, बुडापेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। आगे पहले ही बता देते हैं, इस क्वेश्चन जो बच्चा मतलब मेरा बुक नहीं है, किसी और का बुक है, वो टिक पहले ही लगा चुका है, तो आप लोग को उस पर नहीं जाना है। इसका सही आंसर क्या होगा वो आप लोग को हम बताते हुए चलेंगे, बिल्कुल विस्तार तरीके से, आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया गया, निम्नलिखित समूहों का मिलान करें। निम्नलिखित जो नीचे जो लिखा गया है समूह ओ और समूह वो जो है, इन दोनों का क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे दिया गया इमेजिनी, ठीक है। तो इमेजिनी का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पे से इमेजिनी का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, इटली से होगा, ठीक है। आप लोग को बताते हुए चल रहे हैं, इस पे आप लोग को टिक पे नहीं जाना है, ठीक है। ये दूसरे का बुक है, मतलब जो बच्चा टिक लगा दिया था हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेजिनी का संबंध किससे होगा, तो इटली से, क्योंकि इसने यंग इटली सबका स्थापना किया था ना, आप सभी को पता होना चाहिए। 1831 1834 में फिर यंग यूरोप है, इस तरह से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को वो सारा याद रखना पड़ेगा।
उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, तो मेजनी का क्या आ जाएगा इटली, और दूसरा नंबर जहाँ पे दिया गया हिगेल। हिगेल कौन था, ठीक है, तो हिगेल के बारे में पता होना चाहिए। हिगेल जो था वो दार्शनिक था, तो हिगेल का क्या आ जाएगा यहाँ पे दार्शनिक। हिगेल के बारे में यहाँ पे क्या भरना है, दार्शनिक में भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया बिस्मार्क, ठीक है, तीसरा नंबर जो बिस्मार्क, बिस्मार्क कौन था, तो आप सभी को पता होना चाहिए। बिस्मार्क था जर्मन चांसलर था, क्या कौन था, जर्मनी का चांसलर, ठीक है, जर्मन चांसलर था। उसके बाद यहाँ पे लास्ट बचा था विक्टर इमैनुअल। तो विक्टर इमैनुअल कौन था, तो आप लोग को पता होना चाहिए। विक्टर इमैनुअल जो है काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, तो वो क्या हो गया, राजनीतिज्ञ था, ठीक है। पीछे ही बताए थे विक्टर इमैनुअल कौन था, राजनीतिज्ञ था, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बोलते हैं मतलब कि इसके साइड वाला गो वाला मिस हो जाएगा, ठीक है। तो एक का क्या हो जाएगा, खो हो जाएगा। दूसरा का यहाँ पे जो दिया हुआ है गो, उसका क्या हो जाएगा, को हो जाएगा, मतलब कि दूसरा जो है ना हिगेल, हिगेल का दार्शनिक हो जाएगा ना। उसके बाद बिस्मार्क तो जर्मनी का जर्मन चांसलर, और विक्टर इमैनुअल कौन जाएगा यहाँ पे, राजनीतिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोले एक बच्चा का गलती है, आप लोग को उस पर नहीं जाना है। दूसरा नंबर में भी मिलान करना है, इसी तरह से दिया गया है। तो पहला यहाँ पे दिया गया वियना सम्मेलन, ठीक है। तो आप लोग को पीछे में साथ हम 2 से 3 बार रिपीट कर चुके हैं वियना सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था, वो हुआ था 1815 ईस्वी में, ठीक है। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पे आता है मेटरनिक युग का पतन। तो मेटरनिक युग का पतन कब हो गया था, तो मेटरनिक युग का जो पतन हुआ था ना, वो कब हुआ था, 1848 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो मेटरनिक युग का पतन कब हो गया था, 1848 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इटली का एकीकरण, ठीक है, इटली का एकीकरण। उसके बाद यहाँ पे सेडान का युद्ध, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा चलिए कुछ दिखाते हैं जो कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं किधर दिया गया है, जल्दी जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे अपने स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया ना सेडान के, यहाँ पे दिया गया ना यहाँ पे कितना है, चलिए यहाँ पे 29 जून 1870 को फ्रांस के शासक, ठीक है, एक मिनट, आप लोग को पूरा नहीं दिख रहा होगा ना, हाँ अब दिखेगा। यहाँ पे क्या दिया गया, 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने पर्सा के खिलाफ, ठीक है, युद्ध की घोषणा कर दी, और सेडान की लड़ाई, तो सेडान की लड़ाई यहाँ पे कब हुआ था, 1870 में हुआ था, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे पूरा याद, आप पूरा समझ में आ गया होगा आप लोग का सेडान का युद्ध का यहाँ पे क्या भरना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग का पूरा डिटेल से अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिक युग का पतन कब हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1848। उसके बाद इटली का एकीकरण, तो इटली यहाँ पे देखिए सेडान का युद्ध कब हुआ था, 1870 में। तो इटली का एकीकरण क्या हो जाएगा, 1871 में, मतलब वो फ्रैंकफर्ट की संधि के दौरान हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इटली का एकीकरण क्या आ जाएगा, 1871 ईस्वी में, ठीक है। आप लोग एक बार फिर से बता देते हैं, वियना सम्मेलन 1815, मेटरनिक युग का पतन 1848, इटली का एकीकरण तो क्या आ जाएगा 1871, और सेडान का युद्ध क्या आ जाएगा 1870 हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी तरह का अगर आप लोग को कन्फ्यूजन आता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे तीसरा नंबर दिया गया मिलान करने वाला, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप पीछे वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखे होंगे जो आप लोग को करा के आए हैं ना, तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे कम से कम 4 आंसर 3 आप लोग से बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कोसुत, कोसुत कौन था, ठीक है। तो कोसुत जो था ना वो हंगरियन राष्ट्रवादी था, हंगरी का जो था वो क्या था, राष्ट्रवादी एक नेता था, ठीक है। और आगे एड्रियानोपुल की संधि, तो अभी जो कुछ देर पहले आप लोग को 12 नंबर जो ऑब्जेक्टिव करा रहे थे ना, उसका जो ऑप्शन वाला, तो उसमें क्या था, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, 1829 में हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था, 1829 में हुआ था, ठीक है। आगे यूनान की स्वतंत्रता, अब कुछ देर पहले जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव करा था उसमें भी हम ये बात बोले थे कि यूनान जन स्वतंत्र कब हुआ, मतलब आज़ाद कब हुआ था। तो यूनान की स्वतंत्रता कब हुआ था, 1832 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए पहला क्या था, कोसुत कौन था, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, तो 1829 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद यूनान की स्वतंत्रता, ठीक है, यूनान कब स्वतंत्र हुआ, फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जो है ना वो क्या होता है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कितना था, नहीं, यूनान की क्या यहाँ पे स्वतंत्रता क्या हो जाएगा, 1832 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पोलैंड में आंदोलन, तो पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था, 1863 में हुआ था, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक का आप लोग का जो सफर रहा बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट पार्ट जो होगा, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट टाइप, जिसका आंसर आप लोग को कम से कम 20 शब्दों में देना है, ठीक है। जो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजनी कौन था, मेटरनिक युग, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, तो ये सारा क्वेश्चन जो आप लोग को पार्ट 2 में मिलने वाला है। आप लोग को पार्ट 1 वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अच्छी शुरुआत के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।